वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिए, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P लेते हैं जिसको अक्षीय स्थिति कहा जाता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत दिशा में अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। और सामान्य स्थिति में अक्षीय वाला बिंदु और निरक्षीय वाला बिंदु के मध्य में एक और बिंदु लिया जाता है जिसको सामान्य स्थिति या किसी भी बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देख लेते हैं सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लेते हैं। इस प्रकार से एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ए बी, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और अपने को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीच की लंबाई 2a होता है और ये इसका मध्य बिंदु है। तो O से B के बीच की दूरी और O से A के बीच की दूरी a होगा। अगर वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ स्थित हो तो उसको अक्षीय स्थिति, और अगर वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत स्थित है यहाँ पर तो उसको निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर अपन बीच में एक बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P जो है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, उसको सामान्य स्थिति कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बिंदु P जो है AB के मध्य बिंदु O से यह थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो है यहाँ पे दो घटकों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P दो घटकों में विभाजित होता है। पहला घटक होता है वह होता है P cos थीटा। देखिए यहाँ पर ये पहला घटक है, ये इस दिशा में होता है P cos थीटा, इस दिशा में, और इस दिशा में अपन जो तीव्रता ज्ञात करेंगे वो E1 से शो करते हैं। तो देखिए P cos थीटा इस दिशा में यानी OP की दिशा में ही प्राप्त हो। तो यहाँ पर लिखेंगे OP की दिशा में, और दूसरा घटक जो है वह प्राप्त होता है P sin थीटा, जो इस दिशा में प्राप्त होता है। दूसरा घटक होगा P sin थीटा, जो दूसरा घटक है वो OP के क्या है, लंबवत स्थित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे OP की लंबवत। तो देखिए यहाँ पर OP जो है P sin थीटा बिंदु P पर निकालेंगे तो निरक्षीय स्थिति प्राप्त होता है, और P cos थीटा चूंकि वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है तो E1 जो है वह अक्षीय स्थिति को शो करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P cos थीटा अक्षीय स्थिति में है, अतः इस घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बता दिया गया है कि P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1, इसकी जो दिशा है वो OP के अनुदिश होगा, और अक्षीय स्थिति प्राप्त होता है। तो अक्षीय स्थिति के लिए 1/4πε0, मान लीजिए दोनों के मध्य कोई परवृत्तांक है तो K, और यहाँ पर अक्षीय स्थिति में देख चुके हैं अपने को 2P प्राप्त होता है, और इसका घटक cos थीटा है तो ये हो जाएगा 2P cos थीटा, और नीचे में r³ न्यूटन प्रति कूलम। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से देखते हैं, चूंकि यहाँ पर देखिए P sin थीटा निरक्षीय स्थिति में है, चूंकि P sin थीटा जो है इसके लंबवत है, बिंदु P sin थीटा के लंबवत है। तो चूंकि P sin थीटा लंबवत दिशा में स्थित है, अर्थात P sin थीटा जो है वह निरक्षीय स्थिति में है। तो चूंकि P sin थीटा निरक्षीय स्थिति में है, अतः इस घटक के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लेंगे अपन E2। और देखिए P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E2 उसका दिशा इस ओर प्राप्त हो गई, अर्थात कि OP के लंबवत। तो यहाँ पर E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव क्या प्राप्त होते हैं यहाँ P, और इसका घटक क्या है sin थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा P sin थीटा और नीचे में R³ और इधर न्यूटन प्रति कूलम। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोनों का परिणामी निकालेंगे, P cos थीटा और P sin थीटा यानी अक्षीय निरक्षीय दोनों के मध्य परिणामी। तो इसका परिणामी यहाँ पर देखिए बीच में प्राप्त होते हैं अपने को, यहाँ से यहाँ तक जो है E1 को शो कर रहा है, और ये आपका E2, और इसका परिणामी बंध बनने वाला कोण को अगर अल्फा से शो करेंगे और इसको इस प्रकार से अपन मिला देते हैं, तो यहाँ पर अपने को एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। यहाँ से यहाँ तक E1, ये E2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या प्राप्त होगा E2। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है जिसका जो परिणामी E है ये कर्ण होगा, लंब E2 और आधार E1। तो पाइथागोरस प्रमेय से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे ये आपका क्या है 90 अंश है, तो ये सामने की भुजा कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा E का वर्ग। अगर इसको लंब मानेंगे तो लंब यानी E1 का वर्ग और आधार यानी E2 का वर्ग। तो अगली बार में देखिए अगर वर्ग हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, और यहाँ पर देखिए E1, तो E1 का वैल्यू है यहाँ पे 1/4πε0 के 2P cos थीटा अपान R³, और यहाँ पे वर्ग है तो इसको पूरे का वर्ग लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए E2, तो E2 का वैल्यू है 1/4πε0 कैपिटल के, और इधर P sin थीटा अपान R³ का, और ये पूरे का वर्ग। तो इस प्रकार से है। अब इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होगा अपने को, E इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा अपने को 1/4πε0 के का होल स्क्वायर, फिर इसको अलग से करेंगे तो 2P का स्क्वायर यानी 4P स्क्वायर, फिर cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में R³ का होल स्क्वायर है तो इसको R³ का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस के बाद 1/4πε0 के ब्रैकेट हटाएंगे, पूरे का वर्ग है 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। फिर इधर क्या प्राप्त होगा देखिए P का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान R³ पूरे का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों जगह से, दोनों पद से 1/4πε0 के का होल स्क्वायर, 1/4πε0 के का होल स्क्वायर, दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते हैं अपन। तो 1/4πε0 के का होल स्क्वायर, और क्या कॉमन निकलेगा देखिए दोनों जगह से, यहाँ से अपने को कॉमन प्राप्त होता है देखिए P का स्क्वायर, और साथ में R³ का स्क्वायर नीचे में प्राप्त होगा दोनों जगह से, तो R³ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को प्राप्त हो रहा है, बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सभी कॉमन निकालने के पश्चात बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर में है और सभी में स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को जब रूट के बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और E इक्वल टू अपने को प्राप्त होगा 1/4πε0 के, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ P और नीचे में R³, और यहाँ अंदर में क्या प्राप्त हो रहा है देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, और इधर बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए E इक्वल टू 1/4πε0 के P अपान R³, और यहाँ पे 3
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू होता है 1। तो इस प्रकार से ये आपका किसी भी स्थिति में या सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। ठीक है, इसी को अगर वायु निर्वात की स्थिति में देखेंगे तो वायु या निर्वात की स्थिति में, ठीक है, तो वायु निर्वात की स्थिति में के का वैल्यू लिया जाता है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, के की जगह में 1 करेंगे तो P/r³ और अंदर में प्राप्त होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इधर न्यूटन प्रति कूलम्ब। इस प्रकार से वायु निर्वात की स्थिति में लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको दो अलग अलग स्थितियों में निकालेंगे तो फिर से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति प्राप्त होता है। किस प्रकार से देखिए, स्थिति 1 यदि थीटा बराबर 0 ले लेते हैं, ध्यान से देखिए थीटा बराबर 0, अगर ये थीटा बराबर 0 लेंगे तो बिंदु P जो है पुनः यहाँ पे प्राप्त होगा अपने को, ठीक है, और पुनः यहाँ पे प्राप्त होगा। हम देख चुके हैं अक्षीय स्थिति, और अक्षीय स्थिति का फार्मूला भी देख चुके हैं हम लोग, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P/r³। तो देखिए पुनः इतना प्राप्त होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³, रूट के अंदर में 3 cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह में 0 प्लस 1, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए cos 0 का होता है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 यानी 4, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 1/4πε0, 4 का रूट 2 हो जाएगा, इधर P नीचे में r³ और न्यूटन प्रति कूलम्ब। इस प्रकार से देख चुके हैं थीटा बराबर 0 पर बिंदु P यहाँ पे स्थित होता है, यानी अक्षीय स्थिति हमको पुनः प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर दूसरा स्थिति में यदि थीटा बराबर 90 अंश है, स्थिति सेकेंड यदि थीटा बराबर लेते हैं 90 अंश, तो 90 अंश में क्या होगा, देखिए अगर थीटा बराबर 90 अंश लेंगे तो ये बिंदु P जो है यहाँ पे स्थित हो जाएगा, और बिंदु P जब यहाँ पे स्थित होगा तो फिर से अपने को निरक्षीय स्थिति प्राप्त होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। अब रूट के अंदर में देखिए यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह में 90 प्लस 1, तो क्या प्राप्त हो रहा है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। और यहाँ पर देखिए cos 90 का वैल्यू होता है 0, जब 0 करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 बचेगा, और यहाँ पे 1, तो लास्ट में E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। रूट 1 का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही प्राप्त होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो इस प्रकार से थीटा बराबर 90 पर लंबवत यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपने को निरक्षीय स्थिति प्राप्त होता है। इसी प्रकार से थीटा बराबर 0 करते हैं तो बिंदु P यहाँ पे प्राप्त होता है, यानी इस स्थिति में अपने को अक्षीय स्थिति प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लिए कि अक्षीय और निरक्षीय दोनों के मध्य स्थिति सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये है, और वायु निर्वात की स्थिति में रखेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, और अलग अलग एंगल में रख के अपन इसी को अक्षीय निरक्षीय स्थिति में बदला जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग आज सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से